में ही आपका पूरा जीवन बीता। तो फिर उसके बाद आप किसी और सामाजिक संस्था या एमबीबीएस करने के बाद फिर क्या गतिविधि रही आपकी? आप कहाँ कैसे गई? असल में मैं मेरे पिता गांधीवादी थे, और जब जेपी ने एक तरीके से ये 1974 की मूवमेंट वगैरह शुरू की थी, तो ज्यादातर लोग जेपी के साथ नहीं थे, लेकिन कुछ लोग सर्वोदय के वो जो जेपी के साथ गए थे। तो उसमें मैं जिस साइंस कॉलेज में पढ़ती थी वहां थे लेक्चरर मेरे किशोर वानखेड़े, जो उनके बड़े भाई चंद्रकांत वानखेड़े, सब लोग उनको जानते हैं, अभी भी वरिष्ठ का वो है, और किसानों पे वो लिखते भी है, और बहुत उन्होंने किसान आंदोलन में काम भी किया है। तो वो मेरे सर थे। और भी वहाँ किशोर दुबे सर, मतलब एक अड्डा था वहां पे जो जेपी समर्थक बुद्धिवादी बुद्धिजीवियों का एक अड्डा बना था। तो उन्होंने मैं जो कविताएं वगैरह स्कूल में लिखती थी, तो उन्होंने मुझे फॉलो किया, और मुझे उन्होंने सोचा कि इस लड़की में जो एक आजादी की वो दिखती है, एक तड़प दिखती है, लिखती है, तो इसको जोड़ना चाहिए। मैं जब 11वीं 12वीं में थी, और सुमनताई बंग ने भी एक उसी टाइम एक शिविर लिया था भांडक में, जिसमें छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की स्थापना की। तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने 11वीं की एग्जाम देके मैं उस शिविर में गई, और उस शिविर का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, जो कि संघर्ष वाहिनी की एक शुरुआती नींव थी महाराष्ट्र। जुड़ी मैं उससे, और फिर मैं मेडिकल की तैयारी करती रही, क्योंकि मुझे अनुसया बाई बजाज ने ये बोला था कि तुम्हें मैं सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में जो उनके लिए एक लेटर भी लिख दिया था उन्होंने मुझे, कि इस लड़की ने फॉर्मेलिटीज पूरी करी है, और उन जो सुशीला नैयर उसकी जो वो है, और इसकी मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्टर बने, तो आप देखिए। तो उस समय वो थोड़ा डोनेशन और सारी चीज, मतलब कितना भी हमें सोर्स मिलता हो, लेकिन हमारे पास उतना पैसा हो कि जो हम, मतलब हाथी खरीदे तो हाथी को खिलाना तो खुद को ही पड़ता है। तो ये पिताजी की ये बात थी। तो पिताजी थोड़े परेशानी में आ गए, तो वहाँ सीपीएमटी के बाद एडमिशन लेने में, तो मैंने उनको कहा नहीं, कोई ऐसी मेरा कोई आप बहुत परेशान मत होइए। और मेरी बहनों ने भी कहा, और मुझे किसी ने बताया कि नागपुर में जो सोशल वेलफेयर जो के पास तरफ से हॉस्टल बने हुए हैं, और वहां रह के मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो बीए एमएस के हम एडमिशन ले सकते हैं, और हमारा खर्चा वो हॉस्टल पूरा उठाएगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो मैंने वहां ट्राई किया। वहां सुगंधाताई शिंदे थी, जो भी एक जानी मानी समाजकर्मी थी, दलित व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा। तो उन्होंने मुझे उसमें अन्य कोटे में, जबकि SC ST कोटे में नहीं, अन्य जो कोटा होता है फ्रीडम फाइटर का कोटे में मुझे उन्होंने एडमिशन मतलब रखा, संत मुक्ताबाई हॉस्टल में नागपुर में, और मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज में रहते हुए अपनी पढ़ाई करी। अब मैं जहाँ रहती थी वहीं पे संघर्ष वाहिनी का राष्ट्रीय कार्यालय था महाल में। तो मेरा पूरे राष्ट्रीय लेवल के लोगों से मिलना जुलना, तो एक तरह से नर्चरिंग होता गया। तो ये तो मेरी यहाँ तक की यात्रा रही। जयप्रकाश नारायण से आपकी मुलाकात कब हुई आमना सामना? जयप्रकाश जी से मैं व्यक्तिगत, मुझे बहुत दुख है कि उनको मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाई, है ना। तो बचपन में जब उन्होंने डाकों का समर्पण जब किया था, हमारी गोपुरी में कुछ प्रार्थना होती थी, तो उसमें गेस्ट आते थे मिलने की। तो जब डाकुओं का समर्पण उन्होंने करवाया था, तो एक बार हमें पता चला कि हमारे यहाँ जेपी, तो मुझे बहुत वो लगा कि डाकू उनका समर्पण करने वाले जेपी जो है वो कितने बुलंद होंगे। तो मैं उस प्रार्थना का बहुत इंतजार कर रही थी, लेकिन पता चला जेपी नहीं आए वहां, लेकिन वो जिनका उन्होंने समर्पण करवाया था वो लोग आए थे चंबल से। तो उन्होंने देखा, और जब से मैंने वो प्रार्थना में उनके समर्पण के बारे में ठाकुरदास जी बंग ने बोला, वो सुना, लेकिन मुझे मिले नहीं। लेकिन जेपी का व्यक्तित्व के प्रति मैं फॉलो करने लगी जेपी को, कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, तो उनके विचार क्या है।
क्योंकि विनोबा को मैं देख रही थी आंखों से ही, और यहाँ पे थी। लेकिन मैंने गांधी को जेपी का जो एक वो चल रहा था आंदोलनात्मक उस समय, तो मैं उसको फॉलो करने लगी। उनके विचार, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बोलते हैं, उनकी 5 जून की वो सभा, वो सारा कुछ हम सुनने लगे और हमारे सर और हमें बताते भी थे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा ग्रुप ही ऐसा बन गया था। वो सब तो उनको मैं फॉलो करने लगी। मिलने का मुझे कभी नहीं मौका मिला। एक बार में फिर मौका मिलने वाला था, लेकिन वो रह गया। वो अंदर तक जा ही नहीं पाए थे हम लोग मिलने के लिए। मेरे अच्छा अच्छा। वो जो अंत यात्रा जो की हुई ना, उसमें नागपुर से भी लता डोरे और काफी लोग गए। शिविर होने वाला था हमारा मुजफ्फरपुर में। तो उस समय मेरा कुछ ऐसी अड़चन आई कि मैं उस शिविर में नहीं जा पाई, और वहां जेपी की अंत यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाई, जो मेरे साथी लोग हुए थे। अच्छा अच्छा, मीनाक्षी जी, जयप्रकाश नारायण के का तो बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने मार्क्सिस्ट से अपना जीवन शुरू किया और अंत में आकर के पूरा जेपी आंदोलन। तो उसमें उनके पूरे व्यक्तित्व में आपको उनका कौन सा पहलू ज्यादा अच्छा लगता है? कौन से जेपी आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? मैं ये मानती हूँ कि जेपी जब अमेरिका से आए पढ़ के, तो वहाँ मार्क्सिस्ट अध्ययन उन्होंने, जो फिलोसॉफी का उन्होंने अध्ययन किया। और जब वो भारत में आए तो उन्होंने आजादी के आंदोलन में, क्योंकि जो पार्टी थी या मार्क्सिस्ट थे वो शामिल नहीं हुए थे, वो गांधी जी से प्रभावित हुए, है ना। तो वो गांधी जी के से प्रभावित होकर आजादी के आंदोलन में आए 1942 में। जिस तरीके से वो हीरो बने, जेल से भाग आए, और उन्होंने जो भूमिका निभाई, उसके बाद से जो जेपी है, अ, अ, वो सोशलिस्ट पार्टी में रहे, लेकिन संसदीय राजनीति मुझे लगता है उनको बहुत रास थी। वो संसदीय राजनीति के जो क्या उसको कहेंगे, अ, उसमें वो रचे नहीं ज्यादा। और वो समाजवादी जो धारा की जो ग्रुप था, उसमें से वो उनका मन उब गया। जबकि वैचारिक रूप से वो समाजवाद को उस समय तक समझने लगे थे, और वो समाजवादी ही थे, ऐसे सोचते थे। तो उनका मन नहीं लगा, और दूसरा फिर वो विनोबा जी के साथ में भूदान में उनको लगा कि भूदान के रास्ते से ये जो जमीन मिल रही है वो वितरण, पुनर्वितरण होगा भूमि का, अच्छा होगा। और एक ग्रामदान का जो सपना है, वो जो पुनर्रचना हम ग्राम समाज या उसकी कर सकते हैं, तो वो संकल्पना उनको लगी कि हाँ, ये बुनियादी बदलाव एक ला सकता है समाज में। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा कि वो यही काम करना चाहते थे, और वो गांव में आप जानते हैं कि उन्होंने प्रयास किया, गांव में ही रह रहे थे। तभी देश की परिस्थिति करवटें लेने लगी, और 70 के बाद में और छात्र आंदोलन शुरू हुआ। अभी पहले गुजरात का छात्र आंदोलन शुरू होने के बाद में अच्छा, जो मीनाक्षी जी, हाँ हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलें। हम समझना हाँ चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो गांधी जी के बहुत ही निकट थे, और गांधी जी के निकट हमको ऐसा लगता है कि जितने जवाहरलाल नेहरू थे उससे भी ज्यादा निकट जयप्रकाश नारायण थे। तो नेहरू तो सीधे सीधे संसदीय राजनीति में अपना प्रवेश कर गए आंदोलन के चलते, और जयप्रकाश नारायण उधर क्यों नहीं गए? मैं ये जानूं, जहां तक मैं समझती हूँ और जहां तक मैंने उनके विचारों को पढ़ा है या उनकी मनस्थिति को भापा है, तो मुझे गांधी जी के जब वो संपर्क में आए थे, वो जो आजादी के पहले का काल था, है ना। तो वो काल विभाजन का भी काल हुआ, है ना, आजादी मिलते मिलते। तो सांप्रदायिकता के बारे में उनको, उनकी जो समझ थी, वो वो एक प्राइमरी काम उनको लगने लगा उस समय तक। दूसरी बात, तो वो सुलझाने में ही कांग्रेस लग गई थी बहुत बार। तो बहुत समय तो ऐसा निकल गया कांग्रेस का आजादी के बाद में भी, कि वो जो सारी समस्याएं हैं जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, वे, एक राष्ट्र के तौर पे संगठित करने के लिए जो अन्य राज्यों, कश्मीर का सवाल था या हैदराबाद स्टेट का सवाल था, या
अन्य जो स्टेट्स थे उसको शामिल करने का सवाल था। तो उस सारे काम में पटेल जी की एक जो भूमिका थी, तो बहुत बार वो उसमें एक लोकतंत्र नहीं शामिल होता था, उसमें मर्जी नहीं, मतलब ऐसा लगता था क्योंकि वो तरीके उसके तरीके के बिना नहीं हो पाता। तो दूसरे लोगों को भी शामिल नहीं किया जाता था मंत्रिमंडल से, वो तो पटेल जी अपने तरीके से वो करते। देखा जाए तो गांधी जी भी थोड़ा सा उससे वो होते थे। तो तब तक वो क्योंकि मार्क्सवादी थे तो उनको लगता था कि आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, ये है ना, आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, इस पक्ष में थे वो। लेकिन वो विरोध भी नहीं करते थे ऐसे खुलकर, और लेकिन बहुत संतुष्ट नहीं थे कार्यप्रणाली से, ऐसा दिखता है। फिर जो है मुद्दे उठाने शुरू कर दिए लोहिया, और इन्होंने कांग्रेस की कार्यप्रणाली से थोड़े से अपने आप को सोचते थे कि बुनियादी चीजों के बारे में सोचे, बुनियादी प्रश्नों पर सोचे, सांप्रदायिकता के, जाति के मुद्दे पे, और क्या उसको कहेंगे, ये जमीन के पुनर्वितरण के मसले पर, ये जो जमीनी मुद्दे हैं, इस पर फोकस करे कांग्रेस या सरकार। और इंदिरा जी के कालावधि तक आप देख रहे थे कि उस पर फोकस ही नहीं हो रहा था, ऊपर से गरीबी हटाओ का नारा जरूर दे रहे थे, लेकिन ये कोई जो अच्छा एक मीनाक्षी तुरंत जी, आपको स्वरूप है वो नहीं हो रहा। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, जयप्रकाश नारायण के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी पत्नी प्रभावती को भी लेके हुआ है। जी जी, हाँ हाँ, तो प्रभावती जी का गांधी से तो बहुत ही ज्यादा मैंने आत्मीय थी प्रभावती जी उनके, लेकिन हाँ, ये पारिवारिक रिश्ते उनका उनके वैचारिकी में इसका क्या योगदान आप देखती हैं? देखिए जब वो पढ़ने गए बाहर अमेरिका में जेपी, तो उनकी शादी हो चुकी थी, और प्रभावती ने कहा कि मैं गांधी जी के साथ में रहूंगी, काम करूंगी। तो वो गांधी जी के साथ में आ गई, आश्रम में काम करने लगी। और गांधी जी के जो बेसिक चीज थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का एक संकल्पना उनको भाई, और उन्होंने कहा कि मैं विवाह के बाद में भी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। जबकि जेपी इस चीज से बहुत अनुकूल नहीं थे, नहीं चाहते थे, लेकिन उनका सम्मान करते थे, उनके निर्णय का सम्मान करते थे। और ये हम देखते हैं कि जेपी का जब प्रभावती जी की जब डेथ हुई, है ना, उसके बाद में जो उनका खालीपन था, ये वो बाद में तो साथ में ही रहते थे, लेकिन जो उनका खालीपन था, उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने आप को आंदोलन में जोड़ दिया। तो उनके रिश्ते जो है, चाहे कस्तूरबा और गांधी जी के बीच के रिश्ते कहिए, या प्रभावती या जेपी के बीच के रिश्ते कहिए, वो रिश्ते एक महान पुरुषों के साथ में रहने वाली उनकी सहयोगिनी प्रिया, जो जो उनके बड़े बड़े लक्ष्यों में समर्पित है, साथ साथ उस व्यक्तित्व के प्रति समर्पित। ये उनकी भूमिका रही। जो भी जेपी निर्णय लेते थे या जिस कार्य में वो साथ में रहते थे, वो उनके साथ में रहते, और इसीलिए वो उनके उनके जो कार्य है उसकी अर्धभागी वो जी बनी रही हमेशा। तो जी। उनका सहयोग हम कम नहीं मान सकते हैं, चाहे कस्तूरबा जी हो चाहे प्रभावती, वो अच्छा मीनाक्षी हर जी, समय। जी, हाँ अच्छा मीनाक्षी जी, हम देखते हैं कि गांधीवादी लोग तो रचनात्मक कार्यों में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे। अब से भावे जी भी थे तो उन्होंने भूमि वितरण और भूदान आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। ये लोग लिखने पढ़ने पर, डॉक्यूमेंटेशन पर तो खैर गांधी का तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहा है, लेकिन और जो आंदोलन था उसमें, लेकिन जयप्रकाश नारायण कहीं न कहीं से जो उनके दिमाग में अपना परिकल्पना थी गांधी विद्या संस्थान को लेकर के, अब हम सीधे इस पर आ जाएं, गांधी विद्या संस्थान की उन्होंने स्थापना किया अपने बनारस में। तो उसका लक्ष्य उन्होंने यही रखा कि सामाजिक आंदोलन को एक ये सोचपरक आंदोलन से भी कैसे जोड़ा जाए। तो इस श्रृंखला को आप कैसे देखती हैं? देखिए, रचना और संघर्ष का काम तो जेपी सैद्धांतिक तौर पे मानते थे, और
गांधी के इसमें से शांतिमय संघर्ष, अहिंसा को उन्होंने शांतिमयता और शांतिमय वर्ग संघर्ष, ये उनकी एक संकल्पना थी। वो मानते थे कि हृदय परिवर्तन का प्रयोग तो किया था, गांधी ने भी किया, और विनोबा ने जमीन के प्राप्त करने में, भूदान में उसका बहुत अच्छा प्रयोग किया, और इसमें जेपी भी शामिल रहे। लेकिन जब जमीन पे नीचे के समाज में वो जाते हैं, तो हम लोगों को जो उन्होंने अपनी युवकों को कहा था कि आप गांव में जाइए, है ना, और बोध गया में गए लोग, या धुलिया में गए, जहाँ स्थानीय स्तर पर गए, तो तब तक उनकी संकल्पना शांतिमय वर्ग संघर्ष की। वो मार्क्सवादी थे, तो वर्ग संघर्ष ये शब्द वो मानते थे कि बहुत बार ये दो समूहों के बीच में संघर्ष होगा, हाँ, लेकिन वो शांतिमय होगा, है ना। तो वो संकल्पना को समझने में, और जो सर्वोदय और सर्वसेवा संघ, इनके लोग, हम शुरुआत में वो हमारे साथ में होते थे, और फिर वो जो कहते थे कि जिनके साथ हमारा संघर्ष हो रहा है उनका हृदय परिवर्तन के लिए उनसे बात करो, और वो लोग गोली चलाते थे, घोड़े दौड़ाते थे हमारे ऊपर, हमारे साथियों पर। इस हालत में उनसे कोई संवाद नहीं हो सकता था। वहां वो थोड़ा सा उनके साथ बहस हो जाती थी, वो हृदय परिवर्तन को रटते रहते थे, और हम लोग वर्ग संघर्ष में जुटे रहते थे। तो ये एक आंतरिक चीज वहां आती थी। तो ये एक संकल्पना। दूसरा, निर्दलीयता की जो संकल्पना थी हमारी, मतलब हमारे संगठन की, कि हम संसदीय रास्ते से परिवर्तन कर पाएंगे, ऐसा वो दौर नहीं था। उसके लिए सोशलिस्ट पार्टी थी, है ना, वो कोशिश कर रही थी संसदीय रास्ते से क्या वो बदलाव ला सकती है। और जेपी को कहीं कहीं ये लगता था कि ये असफल हो रहे हैं, उनको वोट शायद शायद जीतते भी नहीं थे उस समय तक, ज्यादा ज्यादा सीटें भी नहीं जीतती थी। तो उनको थोड़ा सा निराशा होती थी कि संसदीय रास्ते से ये सारा कितना हो पाएगा। तो उनको गैर दलीय रास्ते से, निर्दलीय रास्ते से काम करने वाले एक समूह को उन्होंने तैयार किया। और ये निर्दलीयता का जो बात थी कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं सत्ता का चरित्र किस समय क्या होगा, है ना, क्योंकि जनता सरकार हर समय तो नहीं रहेगी, उस समय की जो उनकी संकल्पना थी। तो दमन तो बार बार हुआ, जब भी गए नीचे तो दमन हुआ। तो सरकार के साथ में हमेशा एक लड़ाई, पुलिस प्रशासन के साथ में एक संघर्ष, और बहुत बार ऐसा देखा गया, जो साथियों के, नीचे के साथियों के अनुभव है कि वो कहीं कहीं अंदर से वो अ, जो जमींदार लोग होते थे, या जो वहां के संपन्न लोग होते थे, उन्हीं के पक्ष में परेशान करते थे, जो कार्यकर्ता है उनको भी, और जो तो ये फिर भी कुछ ऐसे क्या उसको कहेंगे, एमपी एमएलए होते थे जो स्थानीय वहां के, उनके कांटेक्ट से कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालते थे। वो सोशलिस्ट होते थे या वो जनता दल, जो भी होते थे, काफी वो रास्ता निकालते थे, वो मदद करते थे, वो हल करते थे समस्या जब बहुत बड़ी हो जाती थी। तो वहां से भी एक सपोर्ट मिलता था। मतलब ये दो एक अलग अलग इसको कहेंगे डिपार्टमेंट से, यहाँ तक हम जाएंगे, उसके आगे जो संसदीय है वो जाएंगे। ये एक तालमेल बनाना पड़ता है। अपना जयप्रकाश नारायण राजनीतिक दलों से दूरी बनाने का जो उनका विचार था, क्या उसी के चलते वो कांग्रेस अपना धीरे धीरे, हम देखते पूरे गांधीवादी लोग ही कांग्रेस की गोद से निकले, कांग्रेस की अपना गोद से, लेकिन अंत में अपना जब सरकार बन गई तो गांधीवादी उससे दूर होते गए, और दूर होने में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए, अगेंस्ट खड़े हो गए। तो अगर वो निर्दलीयता मान रहे थे तो फिर उसी कांग्रेस को हटाने के लिए फिर वो सारे दलों को इकट्ठा करके फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई उनको जी जी, हाँ। तो मैं जहां तक समझती हूँ इनकी जरूरत, क्योंकि इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ का एक आंदोलन खड़ा, और उसके बावजूद इंदिरा गांधी सत्ता में अगर आती, है ना, तो जो आपातकाल के विरोध का जो आंदोलन था, वो सारा वहीं पे वो हो जाता, खत्म हो जाता, ये नीचे से नीचे ही। तो सरकार के बदलाव की, जो सत्ता परिवर्तन की एक सत्ता परिवर्तन ही एक उम्मीद लेके आ सकता उस समय। तो जो भी विरोधी दल थे, गैर कांग्रेसवाद
के रूप में जो भी दल साथ में आए, उसी में से उनको सत्ता के लिए लोग चुनने थे, ये मजबूरी थी। लेकिन वो खुद नहीं गए, और जो भी समीकरण उनका बनने दिया, जो भी नेता उनको चुनने दिया, उन्होंने चुना। और बाद में उनका जो असंसदीय चरित्र, मतलब उन्होंने आपस में सत्ता चलाने के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं करते हुए, वो अपने आप को विरोधी पक्ष ही समझते रहे अंतर्गत भी, और लड़ते रहे और अलग होते गए। कि बहुत जल्दी टूट गया तो निराश हो गए वो उस प्रयोग से। उनको लगा अच्छा कि मीनाक्षी निराश हो जी, गए, सत्ता हमेशा ऐसे चरित्र में रहेगी और आपको नीचे से ही काम करना पड़ेगा, गैर निर्दलीय तरीके से। ये उनका विश्वास जी, दृढ़ होता चला। अच्छा मीनाक्षी जी, जयप्रकाश नारायण का जो शुरुआत हुई वो तो मार्क्सिज्म से मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने अपना शुरुआत किया, और फिर बाद में गांधीवादी ढले, और फिर बाद में विरोध। और आपने शुरू में कहा कि वो कहीं ना कहीं से सांप्रदायिकता के विरोध में ही खड़ा रहे कि देश में सांप्रदायिक भाव नहीं आना चाहिए, बात नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ उसमें तो उनके उस प्रभाव क्षेत्र का वो जो मार्क्सवादी लोग थे वो उससे एकदम कट गए, अलग हो गए, और घनघोर सांप्रदायिक लोग ही उनके आसपास इर्द गिर्द ताना बाना उनका बुन गया। तो ये कैसे हो गया, इस पर उनकी नहीं, दृष्टि नहीं सच गई? में जैसे कौन घनघोर सांप्रदायिक कौन लोग थे उनके पास, जैसे आरएसएस या ये लोग बोल रहे हैं आप, जी जी संघ जी के लोग? जी 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 जी, पूरे आंदोलन में यही लोग हावी हो गए जी, जयप्रकाश कि नारायण के आंदोलन आसपास। के समय में उन्होंने जिस तरीके से गैर कांग्रेसवादी के विरोध में, मतलब कांग्रेस के विरोध में एक व्यापक जन आंदोलन उनको खड़ा करना था, तो उन्होंने हर तरह से समाजवादियों से लेकर और मार्क्सवादियों से लेकर और जो जनसंघ थे, सारे लोगों को उन्होंने सोचा कि इनकी एक वो बनाई जाए, युति बनाई जाए और इनको टक्कर दी। तो वो प्रयास उनका था, उसमें उन्होंने बिल्कुल परहेज नहीं किया लोगों के साथ में। लेकिन सतर्क हम रहते थे, सतर्क रहते थे वो आरएसएस। फिर जो बाबा साहब देव, मतलब उनकी व्यक्तिगत चर्चाएं तो सारे ही नेताओं के साथ में होती थी। तो मुझे ये लगता है कि आंदोलन के समय में जो एक उन पर आरोप लगाया इंदिरा गांधी ने कि ये तो जो है फासिस्ट लोग हैं, और वो लोग मुझे सत्ता से डिगाना चाहते हैं, फासिस्ट लोगों का। तो जेपी ने जवाब दिया था कि अरे ये लोग अगर फासिस्ट है जनसंघी, तो फिर मैं भी फासिस्ट हूँ। हाँ, मैं फासिज्म, मतलब आपके फासिज्म के खिलाफ वो लोग साथ में है। लेकिन वो फासिस्ट कभी भी फासिज्म का वो समर्थन नहीं करते थे। दूसरा, उन्होंने प्रयास किया, जब जनता दल बना तो ये प्रयास किया कि जो आरएसएस जो मुस्लिम लोगों को अपने अंदर नहीं लेते, तो वो मुस्लिम लोगों को भी वो दरवाजे खोले, आरएसएस में आने दे, ऐसा कोई संगठन नहीं है। ये उन्होंने एक वो किया, और ये भी किया कि गांधी जी के कुछ मूल्यों को वो माने, ये भी आग्रह रखा। और उस समय स्ट्रेटेजिकली हो या जो भी कुछ हो, उन लोगों ने, जो देव साहयम की किताब अभी आई है उसके अनुसार, उन्होंने ये शर्तें रखी थी, और उनको लगा था कि ये शर्तें अगर रखी है तो हो सकता है इन शर्तों पे जो हमारे साथ में आए हैं तो एक रहा। उन्होंने विश्वास रखा, वो आरएसएस में एक बुनियादी परिवर्तन करना चाहते थे। उनको लगता था ये भी समर्पित लोग हैं, लेकिन इनका व्यू अलग है, कुछ उनको समझना चाहिए। और लेकिन वो जो एंटी मुस्लिम है, उनका एटीट्यूड, उसको बदलना चाहिए, और धीरे धीरे शायद वो बदल कोशिश। तो जी हम ये नहीं कह सकते कि वो उनके प्रभाव में आए। उन्होंने अपने प्रभाव में वो आरएसएस को थोड़ा मोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, जैसे जनता पार्टी का फल। जी जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने प्रयास किया। देखिए एक चीज ये भी होता है कि जब आंदोलन चल पड़ता है तो आंदोलन चल पड़ता है, वो तो नदी की धार है, पानी की धार है, अपना जिधर अपना पाएगी अपना रास्ता बनाती निकल जाती है। तो जब आंदोलन, और आंदोलन को चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि संगठन की जरूरत रहती है, और संगठन भी। लेकिन अभी आपने जो कहा कि जयप्रकाश नारायण उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे थे, उस धारा को आरएसएस के अंदर भी। तो आरएसएस तो सीधे सीधे उनके साथ इन्वॉल्व था नहीं, उसके जनसंगठन इन्वॉल्व थे, तो आरएसएस के ऊपर तो उनका कभी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। हाँ, आरएसएस के जो संगठन थे वो इनकी इर्द गिर्द रह करके पूरा अपना ताना बाना इनको कस दिया, और पूरा
उसको पूरा अपने मकर जाल में उसने इनको फंसा लिया, क्योंकि उसको भी दिक्कत थी कि वो समाज में, राजनीति समाज में, भारतीय परिवेश में अछूत जैसे बने हुए थे। तो यह एक बड़ा उपक्रम था, ऐसा अवसर था, और के इनके नाम को आ सकते थे। अच्छा, उसमें भी जब इन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए, इंदिरा गांधी भी व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रिय थी जयप्रकाश नारायण की, लेकिन जब वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई किए तो उस हालत में जो सत्ता बदल करके आएगी उसका भी चरित्र क्या होगा, इसका तो ध्यान जयप्रकाश नारायण जरूर रखे रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि उस पर उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कैसे काम किया? नहीं कर पाए तो वो बीमार हो गए थे, जेल में रहते हुए ही। और डायलिसिस पे आ गए थे वो, जब ये प्रयोग कर रहे थे वो जनता दल के गठन का। और नैतिक रूप से तो उनका एक वो था, होल्ड था। लेकिन उन्होंने, क्योंकि या तो वो शामिल हो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो उसका नेतृत्व खुद के हाथों में ही रखते हैं, जनता दल का, सत्ता परिवर्तन का, तो शायद वो संभाल पाते सब चीज जिस तरीके से। लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया, कि सेहत के चलते कहिए या उनको विश्वास नहीं था, मतलब जो संसदीय रास्ते पर शायद बाद में, तो उन्होंने खुद भी उसमें जाने में दिलचस्पी नहीं रखी, उन्होंने इनकार किया। अगर वो चले जाते तो ये प्रयोग थोड़ा और सस्पेंड होता और उसमें से कुछ निकल पाता। तो एक तो ये उनकी मजबूरी थी सेहत की उस समय। लेकिन उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल से ही छात्र संघर्ष वाहिनी की राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की। उन्होंने जो जीजी पारेख उनसे मिलने गए, उनसे चर्चाएं करी, और लोगों से चर्चाएं करी जसलोक हॉस्पिटल में। और जसलोक हॉस्पिटल में उन्होंने हमारे जैसे नवयुवकों से जो उम्मीद रखी कि ये नवयुवक ही अब सत्ता पर नियंत्रण या सत्ता पर दबाव या जो निचले तबके को जो व्यवस्था परिवर्तन करना है उसके लिए ताकत खड़ी करेंगे। बस मुझे लगता है कि जो नई शक्ति है, युवा शक्ति, उसी पर उनका पूरा भरोसा था। और संसदीय राजनीति से उनका बिल्कुल ही मोह भंग हो गया था, वो गए ही नहीं। जाते तो शायद और कुछ हल निकलता। अच्छा मीनाक्षी जी, जयप्रकाश नारायण के सामने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मौजूद थे, गांधी। गांधी उदाहरण मौजूद थे। गांधी भी कांग्रेस के चौनिया मेंबर तक नहीं थे, उन्होंने उसकी उसकी सदस्यता त्याग दिया था। और शायद गांधी अगर कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को अगर नेतृत्व दिए होते तो शायद आज की स्थिति कुछ दूसरी होती, या उस समय की भी स्थिति दूसरी होती, सत्ता कुछ दूसरे तरीके से बना होता। तो यह अनुभव तो जयप्रकाश नारायण को था कि जिस तरीके से गांधी कांग्रेस को बाहर से रह के चलाना चाहते थे और वो नहीं चला पाए, तो मैं भी सत्ता परिवर्तन तो मैं कर दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं उसके अंदर घुस करके उसका नेतृत्व नहीं करूंगा तो शायद इसकी भी स्थिति वैसी जैसी हो जाएगी। तो गांधी के सामने तो उनका एक शिष्य, उनका उनका एक फॉलोअर, ये नेहरू जैसा फॉलोअर उनके पास था कि उसने रास्ते में ला दिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण के पास तो वैसा कोई नेहरू भी नहीं था, तो इस चीजों की तो कमी उनको महसूस हुई होगी। उनको क्या कमी महसूस हुई ये तो मैं बहुत नहीं जानती, उनको नजदीक से ही जानने का मौका नहीं मिला और मैं नहीं बता सकती कि भाई क्या कमी उनको महसूस हुई होगी। लेकिन गांधी भी सत्ता में नहीं गए उस समय, क्योंकि वो उन्होंने तो कांग्रेस भी भंग करने के लिए कह दिया था। और गांधी अगर कुछ सत्ता में नहीं होते, लेकिन गांधी जिंदा भी होते, है ना, तब भी बहुत फर्क पड़ता, बहुत कुछ संभाल लेते वो, उनका नैतिक दबाव रहता। लेकिन गांधी जी की तो गोली मार के हत्या ही कर दी उस समय और सांप्रदायिकता अच्छा भड़काई गई। गांधी जिंदा होते तो क्या होते, यहाँ से एक शुरुआत होती है कि अच्छा मीनाक्षी क्या जी, क्या बदल सकता अच्छा था। अच्छा और मीनाक्षी ऐसे ही जी, अगर जेपी और जिंदा रहते तो क्या होता, तब हमारी संपूर्ण क्रांति की विचारधारा का और कष्ट होता, प्रयोगों का हमें और ताकत मिलती। लेकिन वो चले गए और हम लोग ही अपनी धारा विकसित करते रहे, हम बच्चे या युवा ही अपनी धारा को लेकर कि जेपी की एक मूलभूत दृष्टि लेके विकसित करते हैं। तो अच्छा वो मीनाक्षी होते जी, तो वही होता बात, लेकिन नहीं थे वो। अच्छा मीनाक्षी जी, गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से अपने उत्तराधिकारी के अपने रूप में छोड़ के गए, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने तो जो सत्ता परिवर्तन किया उसके लिए उन्होंने ये जो छात्रवाद संघर्ष वाहिनी
को उन्होंने अपना तैयार किया। लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से नेतृत्व दे दिया था उनके हाथों में, तो छात्र संघर्ष युवा वाहिनी का नेतृत्व क्या ऐसा था कि मतलब जो तो आने वाले दिनों में उसका पूरा देश का नेतृत्व कर पाई? छात्र संघर्ष वाहिनी का नेतृत्व क्या करता? छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को उन्होंने वैकल्पिक सत्ता के नेतृत्व के लिए उन्होंने तैयार किया, एक तरीके से देश के नेतृत्व के लिए। वैकल्पिक सत्ता के नेतृत्व के लिए नहीं तैयार किया है ना, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए और सत्ता पर नियंत्रण या दबाव बनाने के लिए ये दिशा। हाँ, कभी लेकिन कुछ लोग फिर अवसरवादिता के क्षेत्र में उनको मिला तो वो लोग गए सत्ता में। वो बहुत महत्वपूर्ण लोग नहीं थे, बहुत डेडिकेटेड लोग नहीं थे देखा जाए, वो आंदोलन के दौर के लोग थे, वो संगठन के दौर के लोग नहीं थे बात के। वो सिर्फ छात्र युवा संघर्ष समिति या जो आंदोलन के दौर में जो नेता बने वो लोग, उन्होंने बहुत नुकसान किया। सुनील जी जी